नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द वर्ल्ड अराउंड अस जिसको हम ईबीएस बोलते हैं और ये आपका स्पेशली फॉर केबीएस, पीआरटी टायर 2 और सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। पार्ट 17 है, इससे पहले 16 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, फिर आपका जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑफ ईबीएस वो कंप्लीट हो जाएगा। ईबीएस का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी करेंगे। यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, स्टडी द ग्लोब एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। व्हेन इट इज डे टाइम इन इंडिया विच कंट्रीज विल हैव नाइट। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर देखिए जब भी आप एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं तो, क्योंकि जो क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन आपसे तो 100% पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपको इसका आंसर नहीं पता होगा या फिर एक या दो कंट्री के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए और अपने नोट्स जरूर बनाइए। आंसर क्या है, व्हेन इट इज डे टाइम इन इंडिया the countries that are located on the opposite side of the earth mainly in the western hemisphere will have night। अब जो भी इंडिया के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट लोकेशन में होगा, वो क्या होगा, वहां पर नाइट होगी। जब इंडिया में डे है तो उसमें नाइट होगी। कहने का मीन्स ये है, सपोज ये है आपका ग्लोब या फिर हम कहें अर्थ और यहाँ पर है आपका इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आपका इंडिया है इन फ्रंट साइड, बट अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर भी तो कुछ कंट्रीज होंगी ना, तो उसके अपोजिट साइड में जो भी कंट्रीज होंगी वहां पर नाइट होगी जब इंडिया में डे होगा। जब इंडिया में डे होगा तो वहां नाइट, और जब इंडिया में नाइट होगी तो वहां पर डे। ओके, सो India is in Asia, so countries in North America and South America usually have night when India has day। जो इंडिया है वो एशिया में आता है, तो इसके अपोजिट साइड में कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कुछ कंट्रीज आएंगे, जिसमें मेनली क्या होगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको आप यूएसए बोलते हैं, जिसको आप यूएसए बोलते हैं। नेक्स्ट कनाडा, ब्राजील और अर्जेंटीना। ये 4 कंट्रीज आपको मेनली याद रखना है कि जब इंडिया में डे होगा तो वहां पर नाइट होगी, जब इंडिया में नाइट होगी तो वहां पर डे होगा। इज दैट क्लियर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और अर्जेंटीना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर हिंदी में भी दिया है, आप चाहे तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है सीजन्स के बारे में दिया गया था, आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंथ से किस मंथ तक कौन सा सीजन होता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं, ये वाली कुछ मिस्टेक्स हैं, इनको आप छोड़ दीजिएगा। ये कुछ जो है गलत तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसको देखेंगे आप, जिसको हम वसंत बोलते हैं, वसंत बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आप इसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो स्प्रिंग जो सीजन है वो आपका मार्च टू अप्रैल होता है। मार्च और अप्रैल में आपका जो सीजन होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है, और इसको हिंदी में आप वसंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसंत बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइम पर बहुत सारे फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स इस समय खिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। क्या आता है आपका? ग्रीष्म ऋतु। इसको आप यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है आपका ग्रीष्म ऋतु। ये आपका ग्रीष्म ऋतु है, जिसको आप समर बोलते हैं। तो जो आपका समर सीजन होता है वो मई टू जून होता है, ठीक है। ये लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो इन्हीं मंथ्स को स्टडी करके हम बताएंगे, ठीक है। तो आपका जो वसंत या स्प्रिंग जो है वो आपका कब होगा? मार्च टू अप्रैल होगा। जो आपका ग्रीष्म या फिर समर होगा वो आपका मई टू जून होगा। जो आपका वर्षा ऋतु होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, मॉनसून सीजन या फिर रेनी सीजन जिसको बोलते हैं, वो आपका जनवरी टू अगस्त होगा। शरद ऋतु की यदि हम बात करें, शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु आपका कब होगा, तो आप कहेंगे सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। सितंबर टू अक्टूबर ये आपका शरद ऋतु में आता है, ठीक है। सितंबर टू अक्टूबर ये आपका शरद ऋतु, जिसको हम ऑटम बोलते हैं। और आप केबीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस में आपको ऑटम ब्रेक भी मिलता है और समर वेकेशन भी होता है और साथ साथ विंटर वेकेशन भी होता है। नेक्स्ट आता है आपका हेमंत, हेमंत, ठीक है, हेमंत जिसको हम प्री विंटर बोलते हैं, ठीक है।
हेमंत को क्या बोलते हैं, प्री विंटर बोलते हैं। तो प्री विंटर कब होता है, तो आप कहेंगे नवंबर से दिसंबर, ये आपका प्री विंटर होगा। उसके बाद में आपका शिशिर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शिशिर। जो शिशिर है उसको आप क्या बोलते हैं, विंटर सीजन बोलते हैं। और ये आपका जनवरी एंड फरवरी होता है। तो इनको आप याद रखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो आपका वसंत है, ठीक है, वसंत, कभी कभी आपसे इंग्लिश में ये लेटर लिख के देगा वसंता, ठीक है, तो याद रखना है वसंता या स्प्रिंग, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा है दोनों को, ठीक है। तो वसंता और स्प्रिंग, वसंता टी ए लिखा होगा लेकिन हिंदी में उसको वसंत बोलते हैं। सो वसंत और स्प्रिंग, मार्च टू अप्रैल। ग्रीष्म और समर, इट्स मई टू जून। वर्षा एंड मानसून, इट्स जुलाई टू अगस्त। शरद और ऑटम, इट्स सितंबर टू अक्टूबर। हेमंत, इट इज कॉल्ड प्री विंटर, इट्स नवंबर टू दिसंबर। एंड शिशिर और विंटर, इट्स जनवरी टू फरवरी। तो इनको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जनरली पता होगा, लेकिन हमारी मिस्टेक भी वही होती है जो हमें पता होता है। हमेशा याद रखिए, जब आप समझते हैं अपने आप को कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे अब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, डू यू नो द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर आपसे पूछा जाए MOEFCC क्या है, MOEFCC क्या है, तो आप कहेंगे ये है द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम MOEFCC कहते हैं। लोगो रिप्रेजेंट्स द बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा क्या है जिसका लोगो बैलेंस शो करता है नेचर और ह्यूमन की लाइफ के बीच में। किसका लोगो नेचर और ह्यूमन की लाइफ के बीच में बैलेंस को शो करता है, तो आप कहेंगे MOEFCC, जिसको हम क्या बोलेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। It reminds us that humans and nature are connected and must live in harmony। अब इसमें क्या है, ये हमें रिमाइंड कराता है कि भाई जो नेचर है और जो ह्यूमंस हैं वो दोनों ही आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों के बिना ही हमारा काम नहीं चलने वाला है। हम आज जो भी उत्पन्न कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वो सब क्या है, वो हमें प्रकृति से मिला है और नेचर से मिला है, ठीक है। तो अगर नेचर की चीजें, नेचुरल थिंग्स नहीं होंगी, तो हम उन चीजों को कैसे डेवलप कर पाएंगे, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। द लोगो टेल्स अस दैट केयरिंग फॉर द एनवायरमेंट मीन्स केयरिंग फॉर आवर सेल्फ टू। अब इसका जो लोगो है वो हमें बताता है कि भाई यदि हम जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, उसकी केयर करेंगे तो वो हमारी केयर करेगा। जैसे अभी हम देखते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्या है, हम कहीं ना कहीं जो नेचर है उसको ध्यान से आ, उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, और वही ग्लोबल वार्मिंग हमारे ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। अब इसीलिए हमें क्या करना है, नेचर को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अगर उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हम भी उसके साथ प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ये इसका लोगो है, आप इस लोगो को भी देख सकते हैं। और इस लोगो में एक लाइन लिखी हुई है, शायद आपको नहीं दिख रही हो, प्रकृति रक्षति रक्षिता। नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज प्रोटेक्टेड। नेचर हमें प्रोटेक्ट करता है यदि हम नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसके लोगों में ही लिखा हुआ है, ओके। ये आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कुछ क्रॉप्स के बारे में, कि आपकी विंटर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, समर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, सब कुछ हमने एनसीईआरटी से लिया है। आई होप कि आपने वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा चैनल को, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। समर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, तो आप कहेंगे कॉर्न, टोमेटो, कुकुम्बर, बेल पेपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिकम, एग प्लांट, ओकरा, पंपकिन, वाटरमेलन, मैंगो, मस्क मेलन, वेरीज। ये कुछ
समर क्रॉप्स हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ विंटर क्रॉप्स हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो आप एकदम से ब्लैंक हो जाएंगे, या फिर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से विंटर क्रॉप्स होते हैं तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, विंटर क्रॉप्स में ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, स्पिनच, पीज, केल, व्हीट, वार्ले, मस्टर्ड, रेडिश। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कॉर्न, टोमेटो, कुकुम्बर, बेल पेपर जिसको कैप्सिकम बोलते हैं, एग प्लांट, लेडी फिंगर जिसको ओकरा भी बोलते हैं, पंपकिन, वाटरमेलन, मैंगो, मस्क मेलन और berries. These are summer crops. Next are winter crops. So broccoli, cauliflower, cabbage, carrot, spinach, peas, kale, wheat, barley, mustard and radish. These are winter crops. और इनको हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हिंदी का यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि वो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, और एक बार नहीं कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, इनमें से कौन सा क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। देखिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे, उसके बाद में हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की भी तैयारी करेंगे कि किस टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपसे ईबीएस से पूछे जा सकते हैं। तो मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, वैसाखी, ओणम, नौखाई जिसको नुआखाई भी बोलते हैं, ठीक है, और माघ बिहू, ये सभी जो है वो आपके क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया हैं। जब आपकी क्रॉप की हार्वेस्टिंग की जाती है उस टाइम पर ये वाले फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सेलिब्रेटेड इन जनवरी। मकर संक्रांति आपका जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग पर सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली चीज तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो आपके विंटर में, यानी कि आप कहेंगे जनवरी के टाइम पे जो फसल कटती है, जो क्रॉप्स हार्वेस्ट होती हैं, वो आपके रबी क्रॉप्स होती हैं। कौन सी होती हैं? रबी क्रॉप्स। तो यदि आपके माइंड में ये है तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में रबी क्रॉप्स होते हैं, तो आपको इनमें से कुछ भी पता है रबी क्रॉप्स या फिर जनवरी, तो आप इजीली मकर संक्रांति का आंसर दे पाएंगे कि मकर संक्रांति कब सेलिब्रेट होता है, तो आप कह देंगे रबी क्रॉप्स के टाइम पर। रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कब होती है? जनवरी में होती है या फरवरी में होती है। तो ये आप कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, लेकिन ये सब कब कर पाएंगे? जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो। लोहड़ी, लोहड़ी या लोहड़ी, अब ये जो है वो आपका मेनली पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये भी जनवरी में ही सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि रबी क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग पर। नेक्स्ट है पोंगल। तो पोंगल जो है वो भी आपका जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि ये भी रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग पर सेलिब्रेट किया जाता है, और कहाँ? तो तमिलनाडु में। याद रखेंगे, मकर संक्रांति आपका बहुत सारे स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके इसके बारे में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन लोहड़ी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, पोंगल आपका तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, और कब? तो रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग पर और जनवरी में। बैसाखी, बैसाखी जो है ये भी आपका पंजाब का है, ठीक है, और लेकिन बैसाखी जो है वो आपका अप्रैल में होता है। याद रखिए, जो बैसाखी है वो आपका अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो लोहड़ी है वो आपका जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। ओणम, ओणम के बारे में यदि बात करें तो सेलिब्रेटेड इन केरला। जो ओणम है वो आपका केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, और अगस्त टू सितंबर, अगस्त या सितंबर के मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम से रिलेटेड मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई थी, किसके बारे में? तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वो स्टोरी क्या थी। यदि आपको पता है तो एक बार स्टोरी कमेंट करके बताइए। महाविष्णु और महाबली के बारे में, ठीक है, राजा महाबली और महाविष्णु के बारे में एक स्टोरी है, और उसी के आधार पर जो ओणम है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नुआखाई कहाँ का है? तो आप कहें नुआखाई जो है वो आपका ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। माघ बिहू, ये सभी आपको पता होगा, बिहू या माघ बिहू, ये आपका आसाम से रिलेटेड है।
तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि कौन कौन से क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं। तो आप कहेंगे मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, बैसाखी, ओणम, नुआखाई और माघ बिहू। These are crop harvesting festivals. These are crop harvesting festivals. और उसके बाद याद रखना है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और किस स्टेट से संबंधित है, जैसे कि लोहड़ी पंजाब और बैसाखी पंजाब, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरला, नुआखाई ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, माघ बिहू आसाम। ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब, जो कि आपने बचपन से इसको पढ़ा भी होगा, अ ग्लोब इज अ मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स आवर अर्थ। जो ग्लोब है वो एक मॉडल है अर्थ का। इट इज शेप्ड लाइक अ बॉल जस्ट लाइक द रियल अर्थ। ये रियल अर्थ के जैसा बनाया गया है और जैसे अर्थ में चीजें दी गई हैं उसी टाइप से इसके ऊपर ड्रॉ भी की गई हैं। द ब्लू पार्ट ऑफ द ग्लोब आर द सी एंड ओशंस। जो ब्लू पार्ट है वो सी और ओशन है, वाटर बॉडी है। एंड दे कवर अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा ब्लू पार्ट है वाटर वाला, वो 3/4 पार्ट को कवर करता है। किसको? तो आप कहेंगे 3/4 पार्ट को कवर करता है। रिमेनिंग 1/4, रिमेनिंग 1/4 जो पार्ट है वो आपका क्या है? ये लैंड एरिया है, ठीक है। ये आपका वाटर बॉडी है, ये आपका वाटर बॉडी है, लेकिन ये आपका लैंड एरिया है, ठीक है। यानी कि लगभग आप देखेंगे तो 71% आपका क्या है? वाटर है, और लगभग 29% ये आपका क्या है? तो आप कहेंगे ये है आपका लैंड एरिया। ओके। सीज आर यूजुअली स्मॉलर देन ओशन एंड आर पार्टली इंक्लूड्ड बाय लैंड। जो सी होते हैं वो क्या है? वो ओशन से छोटे होते हैं एंड पार्टली इंक्लोज्ड बाय लैंड, ये लैंड से थोड़ा सा क्लोज होते हैं। वाइल द ओशंस आर वास्ट एंड ओपन वाटर बॉडीज। लेकिन जो ओशन होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और ओपन वाटर बॉडीज होते हैं। द रिमेनिंग पार्ट्स आर द लैंड मासेस वेयर वी हैव ऑल द कंट्रीज। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके लिए यूजफुल हो सकता है, जरूर इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स ओवर 1000 फेस्टिवल्स थ्रू आउट द ईयर, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट फेस्टिव कंट्री। इंडिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेस्टिव कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर 1000 से भी अधिक, 1000 से भी अधिक जो है वो आपके फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। डोंग, डोंग इन अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज इंडियाज फर्स्ट ब्लेज ऑफ द सनराइज। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि इंडिया का जो सनराइज है वो कहाँ से होता है, तो आप कहते हैं अरुणाचल प्रदेश से होता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ से, तो आप कहेंगे डोंग। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है डोंग, तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग नामक स्थान से जो है वो इंडिया का क्या माना जाता है? सनराइज माना जाता है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट ब्लेज ऑफ द सनराइज। इंडियाज फर्स्ट ब्लेज ऑफ द सनराइज इज डोंग, एंड डोंग इज वेयर, तो आप कहेंगे डोंग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। It is the very first place where the sun's rays touch Indian land each morning। और ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर इंडिया के पार्ट पर, इंडिया के लैंड पर सबसे पहले रेज टच होती हैं। इन ओडिशा वेन द कोयल, कोयल जिसको कोयल भी बोलते हैं, आप हिंदी में लिख देता हूं मैं कोयल, ठीक है, जिसको आप कोयल भी बोलते हैं। इन ओडिशा वेन कोयल, या फिर आप कहें कुकू बर्ड सिंग्स, फार्मर्स नो द रेन्स आर कमिंग। अब याद रखना है, ओडिशा में जो वहां के फार्मर्स हैं वो समझ जाते हैं कि अब रेन होने वाली है। जब भी कुक्कू बोलती है, जब भी कोयल बोलती है, तो उन्हें लगता है कि अब रेन होने वाली है, वो उसका सिंबल है। दैट इज वेन दे स्टार्ट प्लांटिंग सीड्स, और इसी के अकॉर्डिंग वो सीड्स को प्लांट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये है ओडिशा के बारे में। नेक्स्ट है आपका इंडिया। इंडिया होस्ट बोथ द wettest place on earth, Mawsynram in Meghalaya, and one of the driest, the third desert। अब आप देखेंगे मोस्ट वेटेस्ट, वेटेस्ट, वेटेस्ट का मतलब है जहां पर बहुत ज्यादा रेन हो रही है,
और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट है। वेट मतलब क्या होता है? गीला बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो अगर रेन होती रहेगी तो वो प्लेस क्या होगा? बहुत ज़्यादा गीला रहेगा। तो यहाँ पे वेटेस्ट प्लेस की बात की जा रही है और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? ड्राइड प्लेस के बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया में ड्राइड और वेटेस्ट दोनों ही प्लेस मिलेंगे। तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? तो आप कहेंगे मौसिन राम। कौन सा? मौसिन राम। और मौसिन राम कहाँ है? तो आप कहें मेघालय में है। मौसिन राम कहाँ है? तो आप कहें मेघालय में है। और सबसे ज्यादा ड्राई कौन सा है? तो आप कहेंगे थार डेजर्ट, ठीक है? जो थार डेजर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ड्राई एरिया है। तो दोनों ही प्लेस आपके इंडिया में मिलते हैं, चाहे वो वेटेस्ट हो या फिर ड्राइएस्ट हो। ड्यूरिंग द मानसून snakes come out of flooded burrows. This is why Nag Panchami is celebrated to show respect to nature and reptiles. अब इसमें होता क्या है? जब हमारा मानसून सीजन होता है, मानसून का मतलब होता है रेनी, ठीक है? जब आपकी रेन होती है, ठीक है? तो जब आपका रेनी या मानसून सीजन होता है तो स्नेक जो हैं वो अपने जो बिल होते हैं उनसे बाहर आ जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनको दूध पिलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? नाग पंचमी बोलते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम जो है नेचर और रेप्टाइल्स के प्रति क्या कर रहे हैं? रेस्पेक्ट को शो कर रहे हैं कि भाई ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर लॉजिक ये बनता है। नेक्स्ट, व्हेन यू सी आंट्स कैरिंग एग्स टू हायर ग्राउंड, इट इज अ नेचुरल साइन दैट रेन इज कमिंग सून। व्हेन यू सी आंट्स कैरिंग एग्स टू हायर ग्राउंड, जब आप ये देखें कि जो आंट्स हैं वो अपने एग्स को ऊपर की ओर लेके जा रही हैं, किसी ऊंचे ग्राउंड पर लेके जा रही हैं, तो ये एक नेचुरल साइन होता है कि अब रेन आने वाली है, बहुत जल्द बारिश होने वाली है। और मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने नोट्स को जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना कंपलसरी है। मैंने भी अपने नोट्स बनाए थे, जब मैंने तैयारी की थी मैंने भी अपने नोट्स बनाए थे। और आज भी मैं अगर कुछ तैयारी करता हूँ तो आज भी अपने नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हैं ना तो एक बार आप लिख रहे हैं और कम से कम 2 से 3 बार आपके माइंड में वही चीज रिकॉल हो रही है, रिकॉल हो होकर आप उसको लिख रहे हैं। और इन पीडीएफ के चक्कर में ना पड़िए। हालांकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ, वो एक अलग चीज है, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आती है। बट मेरा मानना यह है कि पीडीएफ से कभी भी नहीं पढ़ा जा सकता है। आप अपना फोन चेक कीजिए, आपके फोन में अभी कितनी पीडीएफ हैं? आपके फोन में सैकड़ों पीडीएफ होंगे, लेकिन आपने उसमें से कितना पढ़ा है अभी तक? कितना पढ़ लिया बता दीजिए मुझे। शायद आपने 50% भी अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो यदि आप उनका यूज करते हैं ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप यूज नहीं करते। और यही एक रीजन है आपका सिलेक्शन ना होने का। मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन होने के लिए जरूरी है कि आप अपने नोट्स अपने आप से बनाइए। अरे मैं जो पीडीएफ बना रहा हूं, मैं जो यहाँ पे दे रहा हूं, वो आपको समझाने के लिए है, वो मेरे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। और आप जो अपने नोट्स बनाएंगे वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, कि आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो आपको जो अच्छा लगता है अपने आप से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपकी मर्जी है। बट मेरा सिंपल सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स जरूर